दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अंशु नथानी और आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल चैनल। आज का दिन पार्लियामेंट पर सबकी निगाहें हैं। सोमवार का दिन है और जिस तरीके से विपक्ष ने कहा था कि वो छात्रों की पिटाई के मामले में सरकार को घेरेगा, तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। क्या कुछ चल रहा है इस वक्त संसद में और सरकार किस तरह से इसका सामना कर रही है, इस पर ही आज की चर्चा रहेगी। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और संसद भवन परिसर के अंदर और संसद के दोनों सदनों के अंदर सीधे सीधे मोदी और शाह का नाम लेकर नारेबाजी की गई, गंभीर आरोप लगाया गया। ये भी कहा गया कि इससे पहले देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। और जहां तक ओम बिरला साहब की बात है, वो तो हमेशा के लिए विपक्ष को कैसे विलेन साबित करना है, विपक्ष को कैसे टालना है और सरकार के मुद्दों को किस तरह से आगे बढ़ाना है, वो करते हुए नजर आए। लेकिन कुल मिलाकर अंशु जी, आज का जो दिन है वो लोकसभा के इतिहास में और राज्यसभा के इतिहास में इस बात के लिए याद रखा जाएगा कि एकजुट इंडिया गठबंधन ने एक तरह से भाजपाइयों को धो दिया। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के बाद आज पहुंचे संसद भवन, उनका जोरदार स्वागत किया गया, जैसे पता नहीं कौन सा मेडल वो जीत कर लेकर आए हैं। इस तरह का स्वागत क्या इसलिए किया जा रहा है ताकि धर्मेंद्र प्रधान अपना मुंह बंद रखे? ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर इससे पहले कभी इस्तीफा देने वाले मंत्रियों के पक्ष में इस तरह का अभियान नहीं चलाया गया, इस तरह का स्वागत अभियान नहीं चलाया गया। यानी उनको ये बताया जा रहा है कि थोड़ा सा ठंड रख लो, आगे तुम्हारा प्रमोशन ही होगा, जुबान मत खोलना। पता नहीं क्या है, कितना सच है कितना गलत है। लेकिन आज आप देख लीजिए, लोकसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई। अपने स्टाइल के मुताबिक ओम बिरला ये सोच के आए थे कि भाई सदन तो चलेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही उन्होंने बधाई दी पहले हमारे मेडल विजेता खिलाड़ियों को, और उसके बाद जब प्रश्नकाल शुरू किया, अपोजिशन लगातार मोदी और शाह के खिलाफ नारे लगाते रहे। दिल्ली में जो छात्रों पर अत्याचार किया गया, जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसका सवाल उठाते रहे। और बिरला ये कहते हुए नजर आए, आप प्रश्नकाल नहीं चाहते, आप प्रश्नकाल चलने नहीं देना चाहते, आप ये गंभीर विषय चलने नहीं देना चाहते, आप तख्तियां लेकर आएंगे। और सिर्फ 4 मिनट में अंशु जी, सिर्फ 4 मिनट में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को उठकर जाना पड़ा। सदन की कार्रवाई को उन्होंने स्थगित कर दिया। 12 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई। दिलीप सैकिया, जो कि पैनल ऑफ चेयरपर्सन में है, वो आके कार्रवाई संभालते हुए नजर आए। लेकिन अचानक शायद ओम बिरला को मैसेज गया होगा कि भैया बिल पेश करने की तैयारी कर रही है सरकार, तो भागे भागे वो आसन पर आए। विपक्षी दल चर्चा की मांग कर रहे थे, मोदी शाह के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, दिल्ली पुलिस ने जो किया उसको लेकर चर्चा की मांग कर रहे थे। लेकिन आसन पर बैठने के साथ ही ओम बिरला ने जो है वो थोड़ी देर बाद जितेंद्र सिंह को खड़ा कर दिया। जितेंद्र सिंह ने, जो खुद ही 2024 में सरकार ने पेश किया था कि ये सख्त कानून है, इससे नकल रुकेगा, उसमें संशोधन का बिल पेश कर दिया। और हम और आप सभी जानते हैं कि कानूनों से तो नकल नहीं रुकती। और उसके बाद उन्होंने सिर्फ 9 मिनट में, यानी 12:08 कुछ सेकंड पर, हम 9 मिनट मान लेते हैं, 9 मिनट में ही उन्होंने लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। तो 4 और 9 13 मिनट, और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट नजर आया। राज्यसभा में भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको उठाने की कोशिश की, सोनिया गांधी उनके बगल में बैठी थी। तो वहां पर राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन साहब ने कहा कि भैया नियम तो ये नहीं कहता। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने याद दिलाया, उन्होंने कहा कि नहीं, अपवाद तो हो सकता है। तो स्पीकर ने कहा, सभापति ने कहा, हाँ अपवाद में तो हो सकता है कि इस तरह की चर्चा हो। तो उन्होंने कहा कि ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि संसद भवन के पास दिल छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह से क्रूरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पैलेट गन छोड़ा गया। इससे बड़ा अपवाद क्या होगा? तो इस पर चर्चा तो होनी चाहिए। लेकिन भैया उपराष्ट्रपति कैसे माने? जगदीप धनखड़ का याद है, थोड़ा सा वो जगने लग गए थे तो मोदी साहब ने कह दिया तबीयत खराब हो गई, जाओ विदा हो जाओ, उड़न छू हो जाओ। तो राज्यसभा में भी कार्रवाई फिर लगातार स्थगित होती रही, फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। लेकिन लोकसभा में इस बीच बिल पेश कर दिया गया है। पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन, सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में बैठक होती है। बैठक होने के बाद रणनीति तय की जाती है। संसद भवन परिसर के अंदर विपक्ष के तमाम नेता, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, अन्य तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों के नेता एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, मोदी और शाह के खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आते हैं। और लग रहा है कि ये मामला अब उतनी जल्दी पीछे हटने नहीं जा रहा है। अब अमित शाह का इस्तीफा होगा या नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि अमित शाह अब इस सरकार के लिए गले की हड्डी बनने जा रहे हैं, जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान बन गए थे। बिल्कुल, आज जो भी संसद की तस्वीर थी उसमें साफ तौर पर यह नजर आ रहा था कि विपक्ष
इंडिया गठबंधन सत्ता पक्ष पर भारी पड़ रहा है। पूरी तरह से घेराव कर लिया गया है और जो सत्ता पक्ष है वो एक नर्वसनेस का शिकार हो गया है, थोड़ा घबराया हुआ है। सिर्फ संसद के अंदर नहीं, संसद के बाहर भी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस के सांसद थे वो लगातार बैनर लेकर, पोस्टर लेकर अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे कि जो सरकार वोट चोरी करती है, बच्चों के हक छीनती है, बच्चों की पिटाई करती है, हमें उनसे जवाबदेही चाहिए। और बड़ी बात ये कही गई कि अभी भी जो प्रॉमिस किया गया था कि सरकार की तरफ से, और जो उन्होंने कहा भी था कि भाई अब छात्रों के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बंगाल में और बिहार में अभी भी छात्रों के खिलाफ एफआईआर हो रही है। बिहार की मैं आपको बात बता दूं कि 500 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। इतनी बड़ी कार्रवाई इससे पहले बिहार में नहीं हुई थी और बिहार में तो मतलब हद ही पार कर दी गई है। छात्रों के ऊपर AK-47 से गोलियां दागी गई है। आप सोच लीजिए, ये कोई आतंकवादी नहीं थे, ये छात्र थे, प्रदर्शन कर रहे थे। कितना भी कुछ करें, लेकिन इनके ऊपर AK-47 से गोलियां चला देना, ये क्या आपका दुस्साहस बताता है कि आप अपने देश के युवाओं को, मतलब आप उनकी जान लेने पर भी आमादा है और उन पर AK-47 चला रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल में भी ये देखा गया कि प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहां पर शुभेंदु अधिकारी सीएम पहुंचते हैं उन्हें शांत करने, तो उल्टा ही उनको दौड़ा दिया जाता है। ऐसा प्रोटेस्टर्स उनका हाल करते हैं कि उन्हें दौड़ दौड़कर, ये तस्वीरें वीडियो में कई जगह वायरल हुई हैं कि उनको दौड़ दौड़कर अपनी गाड़ी में जाकर के बैठना पड़ता है, सुरक्षा कर्मी उनके पीछे होते हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं? आप अपने वादों को तोड़ देंगे? आप जब छात्रों को आपने इतनी बर्बरता की है, फिर भी आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं, अपनी बात नहीं मान रहे, तो संसद के अंदर तो विपक्ष घेर ही रहा है, संसद के बाहर भी ये तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं और अब विपक्ष ही लग रहा है कि छात्रों का ज्यादा सहारा बन गया है। क्या लग रहा है ये सारी जो चीजें हैं, अब संतोष जी भले ही ये बिल ले आए, भले ही इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बिल से क्या इस मामले को ये डाइल्यूट कर पाएंगे, शांत कर पाएंगे छात्रों में इस बात को लेकर जो इतना गुस्सा है? देखिए जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बिहार की घटना का जिक्र किया। जो पुलिसकर्मी द्वारा AK-47 से फायरिंग करने का मामला सामने आया है, ये कहा जा रहा है कि आरोपी सिपाही अभिषेक पटेल को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि राजनीतिक विवाद भी इस पर शुरू हो गया है। सवाल ये उठता है अंशु जी कि ये करने की हिम्मत कहां से आई, क्योंकि उन्होंने देखा कि दिल्ली में संसद भवन के पास नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नाक के नीचे दिल्ली पुलिस ने कैसे छात्रों को पीटा, छात्र छात्राओं को पीटा। पूरे देश की पुलिस का लग गया कि नहीं, हम भी तो ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए ये ट्रेंड सेट करने की जरूरत है, इसीलिए कार्रवाई करने की जरूरत है। या तो दिल्ली पुलिस के उन अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड करके कार्रवाई होनी चाहिए, या दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को सस्पेंड करना चाहिए, या अमित शाह को उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी, नहीं तो पुलिस बेलगाम हो जाएगी और लोकतांत्रिक देश में पुलिस को बेलगाम होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आपने तमाम जो विरोध प्रदर्शन हुए, जो तमाम बातें कही, उनका जिक्र किया। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, कैसे कह रही है, मोटे तौर पर थोड़ा बहुत बता देता हूं। जो जिस बिहार में ये कुछ हुआ, एनडीए सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान का शॉल और मिथिला का पाग पहनाकर उनको सम्मानित किया है। धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। शर्म आनी चाहिए इन सांसदों को। बिहार नहीं दिख रहा है इनको कि बिहार में आग लगी हुई है, बिहार झुलसा हुआ है। आपको बिहार नहीं दिख रहा है, आपको अपने राज्य की हालत नहीं दिख रही है और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि ये जो कठोर कानून बनाने की बात कही जा रही है, 2024 में भी तो कठोर कानून बनाया गया। मतलब क्या उस समय आप अक्लमंद नहीं थे? उस समय आपको पता नहीं था कि कैसे कठोर से कठोर कानून बनाए जाने चाहिए? अब आपको जब विरोध उठा, जब सवाल उठा, जब युवा धरने प्रदर्शन पर आ गए, जंतर मंतर पर पहुंचकर आपको झुका दिया, तब आपको याद आया कि नहीं, इसमें हमें कुछ और भी ऐड ऑन करना है। कानून बनाने से समाधान नहीं होता। सत्ता में जो बैठे उनकी नीति और नियत, और जो लोग रखे जा रहे हैं उनको कैसे रखा जा रहा है, क्या एक प्रोसेस के थ्रू रखा जा रहा है या सिफारिश के थ्रू रखा जा रहा है। और अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो मीडिया से खबर छुपाने पर ध्यान देने की बजाय सही और निष्पक्ष तरीके से जांच होने देने पर अगर फोकस किया जाता तो शायद इस तरह के हालात ना होते। और विपक्ष बिल्कुल आक्रामक है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल लोकसभा में 11 बजे नजर आए। बाहर निकलकर, चूंकि अंदर उनको बोलने नहीं दिया गया, तो बाहर निकलकर सीधे उन्होंने कहा कि छात्रों पर प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। और केसी वेणुगोपाल ने कहा, अमित शाह कहां छिपे हैं?
आज उस पहली पंक्ति में जब 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई थी अंशु जी, तो प्रधानमंत्री गायब थे, राजनाथ सिंह गायब थे, अमित शाह गायब थे। बेचारे अकेले देखे पहली पंक्ति में बैठे नजर आ रहे थे नितिन गडकरी, उदास से, दुखी से, पता नहीं क्या उनके चेहरे पर दिलो दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि उनके इस्तीफे को लेकर भी एक बड़ा अभियान कॉकरोच की तरह सोशल मीडिया पर चल गया है और लगातार उनके ठीक है। सपोर्टर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सीधे सीधे केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अमित शाह कहां छिपे हैं, बिहार में AK-47 और दिल्ली में पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, गृह मंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो बाकायदा इस मसले को राज्यसभा के अंदर उठाकर एक तरह से घेरने की कोशिश की है और माहौल बदल रहा है। माहौल किस तरह से बदल रहा है, एक इस्तीफे के बाद देखिए कैसे माहौल बदल जाता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत कहते थे कि हमारे पास समय नहीं है वीडियो देखने का, हमारा और आपका समय बर्बाद मत कीजिए। आज जब याचिकाओं पर सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पुलिस की बर्बरता सही नहीं है, आंदोलन एक संवैधानिक अधिकार है, प्रोटोकॉल तय हो। हालांकि साथ में ये भी जोर दिया कि पुलिस से जो मारपीट हुई है उस पर भी एक तरह से सख्ती करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहन्ना, 3 जजों की बेंच ने ये सीधे सीधे इस पूरे मामले पर एक तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा किया, दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा किया और लोगों का, युवाओं का प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है, इसको उन्होंने स्थापित कर दिया है। तो देश के तमाम राज्यों में जो पुलिस छात्रों पर कार्रवाई कर रही है, वादा करने के बावजूद कि कार्रवाई नहीं होगी, अब कम से कम उनको आईना देखते हुए उन युवाओं पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई को समाप्त करना चाहिए। देखते हैं सरकार कुछ सीखती है या नहीं सीखती है। मुझे नहीं लग रहा कि बहुत कुछ सीख रही है, क्योंकि अभी भी इस तरह के दमन छात्रों पर हो रहे हैं। प्रियंका गांधी तो यहाँ तक कह रही थी कि लड़कियों के साथ बहुत ज्यादती हुई है, उनके साथ बहुत अभद्रता हुई है, और इतना ही नहीं, वो बता रही थी कि कुछ ऐसी खबरें मिल रही हैं कि जो लड़कियां इस आंदोलन में शामिल हुई हैं उनके घर पर फोन किए जा रहे हैं कि भाई आपकी लड़कियां आंदोलन में क्यों आई, यानी कि अब लड़कियां प्रोटेस्ट में भी नहीं आ सकती है, ये प्रियंका गांधी कह रही थी। इसके अलावा कुछ अखबारों में ऐसी खबरें आई है कि कुछ तमाम जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे कहा गया है कि वो ऐसे वीडियोस हटा लें जिसमें प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे गए हैं या कुछ इस तरह की बातें कही गई हैं, तो वो ऐसे तमाम वीडियोस को हटा लें। यानी कि सरकार और उसके तमाम जो कहा जाए उनके अनुषांगिक लोग हैं वो इसमें अब जुट गए हैं कि फिर से वही चीजें की जाएं। ये हो गया आंदोलन, बहुत कुछ हो गया, लेकिन हम उतनी उस तरह की आजादी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि देखिए सवाल अब और ज्यादा उठाए जा रहे हैं और सरकार सोच रही है कि अगर इनको और मौका दिया तो अब सवाल बहुत सारे उठेंगे। जैसे आपने बताया ही, अब E20 करके एक ग्रुप बना दिया गया है, जैसे कि कॉकरोच पार्टी थी वैसे ही जो एथेनॉल का है E20 उसको करके एक ग्रुप बना दिया गया है और उसके कई लाखों में उसके फॉलोअर्स बन गए हैं और उसको जोड़ा जा रहा है। और अब लोग कह रहे हैं कि अब गडकरी जी से इस्तीफे की मांग करेंगे, अमित शाह से उनकी जवाबदेही मांगी जा रही है। तो ये एक जो पूरा माहौल देश में बन गया है, सरकार नहीं चाहती कि इस तरीके का जो एक प्रेशर लगातार उन पर बना रहे और जवाबदेही वो देना नहीं चाहती है। वो चाहती है कि बस ऐसे ही भ्रम में घुमाते रहें, कोई नया नया कानून लाते रहें, लेकिन जनता जो अब अपने सवाल करना सीख गई है, अब ये ज्यादा और ना सवाल करे। तो यही बात है कि दमन फिर भी किया जा रहा है, लेकिन अब क्या लगता है कि विपक्ष को, जैसे वो उठा तो रहे ही हैं संसद में बहुत तेजी से, अब भी इसको, इन मामलों को कहीं ना कहीं जीवित रखना चाहिए। भले ही आंदोलन खत्म हो गया है आंदोलन की शक्ल में, लेकिन जहां पर भी कहीं ऐसी चीजें हो रही हैं वहां पर लोगों को सक्रिय होकर, विपक्ष को सक्रिय होकर छात्रों का सपोर्ट करना चाहिए। देखिए अंशु, ये आंदोलन अब समाप्त तो नहीं होगा, कॉकरोच वाले भी घर नहीं बैठेंगे, अब वो लगातार शिक्षा सुधार और बहुत सारी बातें कर रहे हैं, उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आज किस तरह से इंडिया गठबंधन ने घेरा उसको समझिए। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि भैया छात्रों के खिलाफ पूरा का पूरा सिस्टम ही जानलेवा है। खबर आ रही है कि बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई हैं और सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार करके उन पर FIR की जा रही है। मोदी जी, कहां गया आपका वादा कि छात्रों पर कोई FIR नहीं की जाएगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा? उल्टा उन पर घातक हमले और बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चली और बिहार में AK-47। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार हो या दिल्ली, हर जगह पैटर्न एक ही है। पहले भी कहा यह सरकार झूठी है, सुधार इनके बस का नहीं है, अपनी बातों से मुकर जाएगी और हर तरकीब से छात्रों की आवाज दबाएगी।
मोदी जी को देश के छात्रों से माफी मांगनी चाहिए और जिन्होंने छात्रों पर हमला किया उन्हें कुचला, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, छात्रों पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने क्या कहा यह आपने बता दिया। जो नारे लगे संसद भवन परिसर के अंदर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने कि अमित शाह जवाब दो, लाठी का हिसाब दो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा मैंने बता दिया कि हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि स्टूडेंट्स को इस तरह से पीटा गया, मारा पीटा गया। और यहां तक कि राज्यसभा में जो उपसभापति है जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, माफ कीजिएगा, राज्यसभा में जो कांग्रेस पार्टी के उपनेता हैं जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो भी लगातार और बार बार प्रमोद तिवारी उन्होंने कहा कि सदन सर्वोच्च है और देश में जो कुछ भी घटित होता है उसके बारे में बताना मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी होती है। मासूम छात्रों पर लाठियां चलाई गई हैं, लड़कियों से दुर्व्यवहार किया गया है, ऐसे में सरकार की जवाबदेही बनती है और गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना चाहिए। निश्चित तौर पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और मैं एक बात बता दूं, ये जितना ज्यादा देर करेंगे, ओम बिरला कब तक बचा पाएंगे, राधाकृष्णन साहब कब तक बचा पाएंगे, सदन की कार्रवाई में आप क्या झोल झाल करोगे। जगदंबिका पाल ने वादा करके राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया, वो भी वीडियो हमने कुछ दिन पहले देखा था। ये तमाम चीजें झोलझाल होती रहेंगी, लेकिन जितना ज्यादा आप रोकोगे उतना ज्यादा आप फंसते हुए चले जाओगे, जितना ज्यादा छात्रों पर अत्याचार करोगे उतना ज्यादा फंसते हुए चले जाओगे। एक के बाद एक राज्यों में जिस तरह का बवाल शुरू हो रहा है, भाजपाइयों का विरोध शुरू हो रहा है, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का विरोध शुरू हो रहा है, संघ का विरोध शुरू होने वाला है, संघ के खिलाफ भी एक बड़ा अभियान शुरू हो सकता है। इस बात की आशंका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सरसंघ चालक मोहन भागवत को है, शायद उन तक चीजें पहुंच गई है। ऐसे माहौल में बेहतर होगा, अभी तो शायद हो सकता है कि माफी से काम चल जाए, कि अमित शाह खड़े हो सदन के अंदर बयान दे, गलती हुई है, हमने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हटा दिया है या जिम्मेदार अधिकारियों को सस्पेंड करके उनके खिलाफ जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। शायद अभी इतने तक से काम चल जाए। लेकिन अगर अमित शाह खेद व्यक्त करने भी नहीं आते और जिद पर अड़े रहते हैं, नरेंद्र मोदी अगर अपनी जिद पर अड़े रहते हैं कि हम माफी नहीं मांगेंगे युवाओं से, हम विपक्ष की बात नहीं मानेंगे, तो शायद ये मामला उसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा जैसे कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मामले में बढ़ गया था कि इस्तीफे के अलावा कोई विकल्प नहीं पहुंचा था। और जैसा मैंने कहा सूर्य कुछ दिन पहले की शुरुआत है, नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। E20 के लिए अमित शाह को कहा जा रहा है कि माफी मांगो, आगे चलकर इस्तीफे की मांग भी हो जाएगी। इसके अलावा सरकार के जिस मंत्री पर भी आप हाथ रखिए, जिस मंत्री की तरफ इशारा कीजिए, हर मंत्री के खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ बड़े आरोप है। और अगर फिर से युवा शक्ति निकल गई, छात्र निकल गए, तो फिर मोदी कैबिनेट के तमाम मंत्रियों को, इक्का दुक्का मंत्रियों को छोड़कर तमाम मंत्रियों पर कई तरह के गंभीर आरोप है। आप टॉप टू बॉटम ही शुरू कर दीजिए। प्रधानमंत्री हम और आप सभी जानते हैं मुखिया हैं, गृह मंत्री से माफी मांगने की बात कही जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तो बाकायदा झूठ बोलने का आरोप लगाया गया है शहीदों की बात को लेकर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से फाइनेंस मिनिस्ट्री संभल नहीं रही है, अब तो उन्होंने छात्रों पर एक बयान देकर और एक तरह से विवाद खड़ा कर दिया। जब भी निर्मला सीतारमण मुंह खोलती है मोदी सरकार के लिए एक असहज स्थिति पैदा करती है। आप जल शक्ति मंत्रालय में देख लीजिए, आप संस्कृति मंत्रालय में देख लीजिए, आप सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में देख लीजिए, आप रेल मंत्रालय में देख लीजिए, आप तेल मंत्रालय में देख लीजिए, आप खेल मंत्रालय में देख लीजिए, कोई भी मंत्रालय उठाकर देखिए, उसमें कई तरह के गंभीर आरोप उस मंत्रालय पर और उस मंत्रालय के मंत्री के कामकाज के तौर तरीकों पर लगा है। तो ये पिटारा खुल गया है और एक एक करके सब इसकी जद में आएंगे। कम से कम तब तक तो जद में आएंगे जब तक कोई कैबिनेट का रिसफल ना हो जाए या बॉस, इन सबके बॉस नरेंद्र मोदी खुद ना कहे कि बहुत हो गया है, अब मैं पेपर डाल रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपकी जिद ने इस तरह की स्थिति ला दी है। एक लोकतांत्रिक देश में कोई कैसे कह सकता है कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते? क्या लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया था तो गलत थे? क्या राजनाथ सिंह लाल बहादुर शास्त्री से बड़े नेता है? क्या नरेंद्र मोदी अमित शाह लाल बहादुर शास्त्री से बड़े नेता है? कतई नहीं है, कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सदन के अंदर 62 की लड़ाई के बाद जिम्मेदारी स्वीकार की थी हार की जवाहरलाल नेहरू ने। क्या मोदी हो, शाह हो, राजनाथ सिंह हो, हरदीप सिंह पुरी हो, अश्वनी वैष्णव हो, चाहे एस जयशंकर हो, क्या ये जवाहरलाल नेहरू से भी बड़े हैं? गलती हुई है, खेद व्यक्त कीजिए, माफी मांगिए। अगर नहीं मांगेंगे तो फिर जेएनजी सड़कों पर निकलेगा और इस बार पता नहीं किस किस की कुर्बानी लेकर जाएगा। अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान की ही कुर्बानी लेकर एक तरह से गया है। बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रहे हैं, लेकिन इनका अभिमान अभी भी नहीं गया है। आप बता रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के लिए भाई वहां तालियां बज रही, उनको मालाएं पहनाई जा रही, जैसे पता नहीं वो शहीद होकर आए। उन पर आरोप लगा और तब उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है, और वो भी
कितने छात्रों की मौत हुई और उसके लिए देश भर में छात्रों को आंदोलन करना पड़ा, उसके बाद जाकर के आप इस्तीफा देते एक हैं। मैं करेक्ट कर देता हूँ। अंशु जी ने कहा शहीद होकर नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेडल जीत के लाए हैं, इस तरह से लग रहा था। अच्छा, हाँ, मतलब इस बात की खुशी मनाई जा रही थी। और देखिए इनके मंत्री क्या कहते हैं, निर्मला सीतारमण जी ने कुछ समय पहले ऐसा वीडियो जारी किया कि भाई भले नीट की परीक्षा लीक हुई है, लेकिन उसके बाद सरकार ने री नीट इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज कराया और इस बीच छात्रों को इतना टाइम मिल गया कि वो बहुत अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर पाए और उन्होंने री नीट की परीक्षा दी। यानी कि आप जहां विफल होते हैं उसके भी आप फायदे गिनाने लग जाते हैं। जैसे कि इनका गोदी मीडिया भी गिनाता है, जो जहां पर होता है कि जब भाई नहीं मिल रहे थे एलपीजी गैस सिलेंडर और सारे होटल रेस्टोरेंट में खाना मुश्किल हो रहा था, बंद हो रहे थे, कोई बोले अच्छी बात है, घर में खाना खाइए ना। तो यानी कि ये हर अपनी विफलता के फायदे बताते हैं और उसमें भी इनका ये कहा जाए कि अपनी चीजों को मॉडेस्टली स्वीकार नहीं करते हैं। अभी भी छात्रों से वादा करके उनके ऊपर एफआईआर की जा रही है। अभी भी ये अपनी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ से आपसे जानना चाहूंगी, ये तो मुद्दे उठ ही रहे हैं, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा, चढ़ावा चोरी का मुद्दा, जो इतना बड़ा मुद्दा, कहीं इनके सारे शोर और आवाजों में दब जाएगा। हालांकि राहुल गांधी ने और विपक्ष ने कहा था कि इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। हालांकि आज पहला ही दिन है, लेकिन क्या ये मुद्दा भी रहेगा? ये अंतिम सवाल आपसे। देखिए जी, निश्चित तौर पर ये संसद के मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह का पहला दिन है और राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड सरकार तो चाहेगी कि दब जाए, लेकिन चीजें दबने वाली नहीं। हाँ, मुद्दा थोड़ा सा आगे बढ़ गया है क्योंकि अभी जो मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है कि छात्रों पर जो अत्याचार किए गए और उस पर भी बेशर्मी की हद देखिए कि जब आपके गृह मंत्री पर सवाल उठ रहे हैं, तब आप पूर्व शिक्षा मंत्री का इस तरह से भव्य स्वागत कर रहे हैं, उन छात्रों को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल युवाओं को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो इस पार्टी से इतर अपनी स्वेच्छा से जंतर मंतर पहुंचे थे, उनको चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। देश भर में युवा जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे, आप उनको चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए कहा जाता है, पहले कहा जाता था कि राहुल गांधी के बारे में, अब हम नरेंद्र मोदी के बारे में कह सकते हैं कि शायद उनको, उनके दोस्त ऐसे हैं तो शायद उनको अब दुश्मनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर आदमी आप समझ नहीं रहे हैं कि इस देश के अभी तो ढंग से घर भी नहीं पहुंचे होंगे कॉकरोच जनता पार्टी के सारे लोग, जो देश भर से आए थे, कई लोग विदेशों से आए थे, वापस आके जंतर मंतर पर बैठ गए। तो कम से कम उन्हें चिढ़ाने का काम तो मत कीजिए, जिम्मेदारी तय कीजिए। इतिहास भी सवाल पूछ रहा है और ये सिर्फ राहुल गांधी या विपक्षी दलों का सवाल नहीं है, पूरा देश नरेंद्र मोदी और अमित शाह से सवाल पूछ रहा है। किसके कहने पर छात्रों को मारा गया, किसके कहने पर छात्रों पर पैलेट गन चलाया गया, किसके कहने पर छात्रों को बेरहमी से और लड़कियों को बेरहमी से मारा गया, बदतमीजी की गई, किसके कहने पर, कौन जिम्मेदार, कब करोगे कार्रवाई सरकार? जी अंशु जी। बिल्कुल सही बात है कि जवाबदेही तो लेनी होगी, क्योंकि जो गृह मंत्री हैं वही तो इसकी जवाबदेही लेंगे। तो उनको संसद में आकर बोलना चाहिए और विपक्ष को ये बात उठानी चाहिए और उठा भी रहा होगा कि वो अपनी जवाबदेही ले और आखिर बताए कि छात्रों के ऊपर इतनी बर्बरता करने की जरूरत क्या थी और आपने किया, तो अब आगे आप इसके लिए क्या करेंगे? माफी मांगने जा रहे हैं? जितनी भी एफआईआर हुई हैं और जो अभी तक हो रही है उसको रुकवाएंगे या नहीं रुकवाएंगे? जो AK-47 छात्रों पर चलवाई गई है उसको लेकर आपका क्या जवाब है? क्या छात्रों को आप आतंकवादी समझते हैं? ये सारे जवाब गृह मंत्री को संसद में आकर, देश की सबसे बड़ी पंचायत में आकर देने होंगे और विपक्ष को उन्हें एक तरीके से मजबूर करना चाहिए कि वो आए और इसकी जवाबदेही लें, ना कि वो किसी भ्रम में डालें देश को फिर से, या किसी घमंड में चकनाचूर होकर जिस तरीके से वो शिक्षा मंत्री को उनका स्वागत कर रहे हैं और एक तरह से चिढ़ा रहे हैं युवाओं को। ऐसे काम वो ना करें क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है। तो इस चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन दर्शकों आपसे मैं फिर दरख्वास्त करना चाहूंगी, अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी ये निर्भीक पत्रकारिता इसी तरीके से जारी रखें और आपके पास सच्ची खबरें लेकर आते रहें, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो पसंद आया है, बाकी वीडियो भी हमारे चैनल पर जो हैं वो आप देख सकते हैं। हम विभिन्न विषयों पर, जो समसामयिक विषय हैं, जो सारी खबरें हैं, उस पर सटीक विवेचना लेकर आते हैं। खबरें पूरे देश भर की हैं, वो आपको बताते हैं, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। उन्हें भी देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। नमस्कार।